नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान जोन। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम जो है वो बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से देख लो, चाहे वो जो रेगुलर स्टूडेंट है 10वीं क्लास तक के उनके हिसाब से देख लो, क्योंकि उनकी भी हर क्लास के अंदर किसी न किसी प्रश्नावली में इस टॉपिक का कोई न कोई हिस्सा अवश्य शामिल किया जाता है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम संख्या पद्धति के कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे, जिसमें से इंपॉर्टेंट है एक तो हम रियल नंबर देखेंगे, हिंदी में अपन लिखे तो वास्तविक संख्याएं। इसके बाद हम देखेंगे रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। इसके बाद परिमेय संख्याओं के साथ अपरिमेय संख्या आई जाएगी। या इरेशनल नंबर के बाद हम देखेंगे पूर्णांक या इंटीजर्स के बाद हम लेंगे पूर्ण संख्याएं। होल नंबर, या फिर हम उसके बाद लेंगे प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर। तो साथियों, अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो इन जो 6 प्रकार की जो संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं, इस वीडियो में हम ब्रीफली मोटे मोटे तौर पर इनके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होती है, इनमें कौन कौन से रूल्स लगते हैं, इसके बारे में हम इनको कवर करेंगे। और जरूरत पड़ी तो आगे की वीडियो में हम इनको छोटे छोटे वीडियो बना के इन एक एक पर इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं वास्तविक संख्याओं से या रियल नंबर। क्या होते हैं रियल नंबर? रियल नंबर दोस्तों, आज दिन तक यानी कक्षा 10 तक या जो दैनिक जीवन में हम जिन संख्याओं के साथ हम डील करते आए या जिन संख्याओं को हम इस्तेमाल करते आए, चाहे वह रूट वाली संख्याएं हो जैसे √2, √3, √5 इस प्रकार की संख्याएं हो, चाहे वो भिन्न हो जैसे 1/2, 3/2, चाहे ऋणात्मक भिन्न हो -2/3 हो, चाहे दशमलव भिन्न हो 0.3, चाहे सामान्य पूर्णांक हो 2, 3, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो -5, -3, यानी जितनी भी संख्याओं के साथ हमने कक्षा 10 तक डील किया है, जिनको हमने उपयोग में ली है, वो सारी संख्याएं रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो अब बात आएगी कि अगर वास्तविक संख्या होती है तो क्या अवास्तविक संख्याएं होती है? निश्चित रूप से अगर वास्तविक संख्याएं होगी तो अवास्तविक संख्याएं भी होगी और उनको भी पढ़ा जाएगा अवास्तविक संख्याएं। लेकिन ये जो अवास्तविक संख्याएं हैं, ये न तो कक्षा 10 तक के सिलेबस में कहीं आती है, न सामान्य कंपटीशन एग्जाम में आती है, इसलिए ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। अवास्तविक संख्याओं को हम छोड़ देते हैं, हम आते हैं वास्तविक संख्याओं पे। तो सारी वास्तविक संख्याओं को हम दो भागों में बांटते हैं। एक परिमेय संख्याएं, दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं जैसे हमारी जो संख्याएं हम बटा के रूप में लिखते हैं, जो संख्याएं हम दशमलव के रूप में लिखते हैं, जो संख्याएं हम सामान्य पूर्णांकों के रूप में लिखते हैं, वो सारी संख्याएं इसमें आ जाती है। ठीक है, जैसे इन रूट वाली को छोड़ दो, ये वाली जिनको अपन ने p/q के रूप में लिख रखा है, या ये पूर्णांक है, या दशमलव वाली संख्याएं हैं, ये पूर्णांक है, ये सारी परिमेय संख्या में आएगी। तो कोई पूछेगा कि परिमेय संख्याओं का मापदंड तो कुछ होता होगा। निश्चित रूप से आप परिमेय संख्याओं की परिभाषा हर क्लास में पढ़ते आ रहे हो, वे संख्या है जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। आज हम उसको सिस्टमेटिक
टुकड़ों में समझने की कोशिश करेंगे कि उस परिभाषा का मतलब क्या है। तो उस परिभाषा में 3 चीजें दे रखी है या 3 शर्तें दे रखी है कि अगर कोई संख्या इन 3 शर्तों पे खरी उतर जाए या उसको फॉलो करे तो वो संख्या हो जाएगी तुम्हारी परिमेय। पहली जो शर्त है वो है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में, जैसे एक संख्या ऊपर अंश फिर बटा की लाइन, उसके नीचे एक अंक, यानी एक अंक ऊपर एक अंक नीचे और बीच में बटा की लाइन, इस रूप में जिसको लिखा जा सके, जिसको लिखा जा सके, लिखा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर उसको लिख सकते हम तो पहली कंडीशन हमारी फॉलो हो जाएगी। दूसरी जो कंडीशन है जहां P व Q पूर्णांक हो, जहां P व Q पूर्णांक हो, अर्थात P व Q पूर्णांकों के समूह में से आए। हम पूर्णांक भी आगे पढ़ेंगे। पूर्णांक क्या होता है सामान्य रूप से समझ लो कि सारे पूरे अंक, पूरे अंक यानी ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, इसको अपन कवर कर लेंगे, और शून्य। धनात्मक सारी संख्याएं पूरी, सारी ऋणात्मक संख्याएं पूरी और शून्य, ये सारे पूर्णांक कहलाते हैं। तो P यानी जो ऊपर की संख्या है, यहाँ P और ये Q, तो जो ऊपर का जो अंक है वो और नीचे वाली भी संख्या, दोनों जो संख्या है वो कहां से आनी चाहिए? पूर्णांकों के समुच्चय से आना चाहिए। अब बात आएगी कि पूर्णांक क्या है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि पूर्णांक क्या है, जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। और तीसरी जो कंडीशन है वो है Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है वो 0 नहीं हो। यानी कि अब अपन शुरू करें, जैसे ये कोई संख्या है, ये 3, अब ये परिमेय है या नहीं अपने को पता करना है। तो पहली इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? निश्चित रूप से लिखा जा सकता है। इसके बटा में 1 लगा दो, क्योंकि जिस संख्या के बटा में कुछ नहीं लिखा उसका मतलब उसका हर कितना है? उसका हर 1 है। तो हमने इसके हर में 1 लिख दिया, तो ये P/Q के रूप में हो गई। दूसरा, P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। ये दोनों ही पूर्णांक है, 3 भी पूरा अंक है और 1 भी पूरा अंक है, और ये पूर्णांक से ही आ रहे हैं। पूर्णांकों के समुच्चय के बारे में आगे और पढ़ लेंगे अपन। तो P और Q दोनों पूर्णांक है। और तीसरा Q जो हर में है, Q कहां है? हर में। तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, या Q का मान 0 नहीं, 1 है, तो ये परिमेय संख्या है। तो इस कंडीशन में हम देखें तो ये सारे अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है? परिमेय। अब ये परिमेय नहीं है, √2 क्यों? √2 क्यों परिमेय नहीं है? कि अगर √2 के बटा में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख भी दे, लेकिन ऊपर की जो संख्या है √2 वो हमारे पूर्णांक नहीं है, जबकि यहाँ कह रहा है कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए? दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो ये संख्या जो है वो हमारी परिमेय नहीं आएगी, क्योंकि इसका अंश √2 है, जो कि एक परिमेय संख्या नहीं है। तीसरा, इसका Q तो 0 के बराबर नहीं है, लेकिन एक कंडीशन इस पे लागू नहीं। हम अपरिमेय में आते हैं कि भाई अब अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? अगर अपन शुरू करें तो अपरिमेय संख्या आएगी, एक तो वही संख्या है जो अपूर्ण वर्गमूल हो। अपूर्ण वर्गमूल यानी वर्गमूल का अपन जिसको रूट करते हैं, जैसे √2 ये एक अपूर्ण वर्गमूल, यानी इसका अगर अपन वर्गमूल करें तो पूर्ण संख्या नहीं आती। √3 ये भी वर्गमूल है, लेकिन वर्गमूल तो है लेकिन अपूर्ण भी है, क्योंकि इसका वर्गमूल करने पर भी पूर्ण संख्या नहीं आती। अब जैसे √4 लेते हैं अपन, तो √4 भी 4 का वर्गमूल है, लेकिन 4 का वर्गमूल होने के साथ इसका वर्गमूल करते हैं तो 2 आ जाता है, यानी ये वर्गमूल तो ये है लेकिन ये अपूर्ण नहीं है, इसलिए ये कहां चला जाएगा? ये परिमेय में चला जाएगा। तो इस प्रकार √5 ये इसका 5 का वर्गमूल है और ये भी अपूर्ण है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार अपूर्ण वर्गमूल जो होते हैं वो अपरिमेय संख्याओं में आएंगे। दूसरा आएगा वे संख्याएं जिनकी आवृत्ति, जैसे दशमलव लगाते हैं ना, दशमलव के बाद जो अशांत संख्याएं होती है, तो अशांत संख्याएं 2 प्रकार की होती है, एक आवृत्ति अशांत और एक
अनावर्ती अशांत। तो जो अनावर्ती अशांत वाली संख्या है, अनावर्ती अशांत संख्याएं, यानी कि दशमलव के बाद संख्या आती जा रही है तो उसको हम कहते हैं अशांत। और संख्याएं रिपीट होने के बावजूद उसमें कोई भी संख्याओं का एक समूह नहीं बन रहा है जो बार बार रिपीट हो। जैसे अगर अपन 5.323232 ये भी अशांत है, क्योंकि ये 323232 बार बार आते जा रहे हैं, लेकिन यह एक समुच्चय बन गया, संख्याओं का एक समूह बन गया, ये रिपीट हो रहा है। अगर ऐसा समूह बन रहा है कि जैसे ये 32 रिपीट हुआ, तो ये आवृत्ति अशांत हो जाएगी, ये अनावृत्ति अशांत नहीं कहलाएगी। तो ऐसी संख्या इसमें नहीं आएगी जिसमें क्या बन रहे हैं, समुच्चय बन रहे हैं। तो कौन सी संख्या आएगी, वे संख्या आएगी जिनमें समुच्चय नहीं बन रहे हैं। जैसे 5.2323323333। अगर इस प्रकार की संख्या का कोई पैटर्न लेते हैं तो यहाँ कोई समूह एक जैसा नहीं बनेगा। जैसे यहाँ अपन 2 3 का बनाए तो 2 3 2 3 फिर 3 2 आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कोई समुच्चय नहीं बन रहा जो बार बार आवृत्ति कर रहा हो। तो इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याओं में आती है। तो हम इस प्रकार से वास्तविक संख्या को या रियल नंबर को 2 भागों में बांट सकते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब हम लेते हैं परिमेय संख्या को और इनका आगे वर्गीकरण करते हैं। दोस्तों, परिमेय संख्याओं में वे सारी संख्याएं आ गई जो पूरी है या फ्रैक्शन है, यानी जो बटा में है यानी टुकड़ों है, या दशमलव में है, या जो पूरे पूरे पूर्णांक है। तो इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो पूर्णांक, इसमें कौन सी संख्या आएगी, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 3 इस तरह अनंत तक, और माइनस में भी माइनस का 1 माइनस के 2 इस तरह अनंत तक। यानी कि पूर्णांक, इस नाम से समझ में आ रहा होगा, पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, पूर्ण अंक, यानी पूरा। इसमें 1 है, 2 है, आधा इसमें नहीं आएगा, 1.5 इसमें नहीं आएगा। पूरे पूरे अंक, चाहे वह ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो। तो सारे पूरे पूरे अंक अगर पूर्णांक में आ जाएंगे तो परिमेय संख्याओं में बचेंगे क्या, भिन्न या फ्रैक्शन बचेंगे, जो टुकड़े हैं जो बचेंगे। तो यानी अलग जो है वो क्या है, भिन्न या फ्रैक्शंस। इसमें पूर्णांक में अगर हम बांटे तो पूर्णांक भी 3 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें देख लो। एक तो 0 से इधर जो ऋणात्मक है वो सारे पूर्णांक, एक शून्य खुद, और एक धनात्मक पूर्णांक। तो यानी हम बांटे तो एक तो हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, एक हो गया तुम्हारा शून्य, और तीसरा जो हो गया वो धनात्मक पूर्णांक हो गए। इधर क्या आएंगे, इधर एक तो आ जाएगी साधारण भिन्न, साधारण भिन्न जिसमें 1/2 है, 3/2 है, 1/5, 1/4, ये सारी जो साधारण भिन्न है इनको हम भिन्न में शामिल करेंगे। दूसरी हो जाएगी तो आपके दशमलव, ये दोनों एक ही चीज है, दोनों भिन्न ही है, ये इनके 2 रूप है। या तो इनको इस रूप में लिखा जा सकता है या दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। समझने की दृष्टि से हमने 2 भागों में लिख दिया इसको, दशमलव भिन्न। इसमें 1.5 है, 2.3 है, -2.5, ये सारी भिन्न है। इन भिन्नों को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। भिन्न एक बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर एक पृथक से हम वीडियो बना देंगे जिससे आपको अलग अलग प्रकार की भिन्नों को किस प्रकार एक दूसरे में परिवर्तित करते हैं ये समझ में आ जाएगा। तो भिन्न अगर अलग कर दे, किसमें से, परिमेय संख्याओं में से भिन्नों को अलग कर दे, यानी ये जो फ्रैक्शन है, जो टुकड़े हैं, उनको अगर हटा दे तो पूरी पूरी संख्या बनेगी, जो क्या बचेंगे, जो कहलाएंगे पूर्णांक। अब पूर्णांक 3 प्रकार के हो गए, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, शून्य हो गया, और धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में कौन से हो गए तुम्हारे,
जैसे माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, इस तरह अनंत तक। एक हो गया तुम्हारा शून्य। इसमें धनात्मक पूर्णांक में क्या आ जाएंगे, 1, 2, 3, इस प्रकार से अनंत तक। तो सारे पूर्णांकों को हमने 3 भागों में बांट दिया। अब अपन देखें तो ये जो है, जो खाली धनात्मक पूर्णांक है, ये शुरुआती नंबर थे जिनसे यूं कह सकते हैं कि गणित की शुरुआत हुई। जब गणित की शुरुआत हुई होगी तो निश्चित रूप से वातावरण की चीजों के प्रति ही गणित का उपयोग हुआ होगा। जो प्रकृति के अंदर, जो नेचर में जो चीजें हैं, जो भौतिक रूप से जिसका अस्तित्व है, जैसे कोई चीज है, अगर हमारे पास कुछ पेन दे दिए जाए तो हम निश्चित रूप से गिनना कहां से चालू करेंगे, निश्चित रूप से गिनना 1, 2, 3 ऐसे ही चालू करेंगे। तो ये जो अंक है, ये प्राकृतिक चीजें जो हमारे भौतिक रूप से हमारे सामने हैं, उनको गिनने के लिए इस्तेमाल हुई होगी। और गणित के शुरुआती जब गणित विकसित हो रही होगी, उन दिनों इन्हीं चीजों का इस्तेमाल, इन्हीं अंकों का इस्तेमाल किया जाता होगा। इसलिए इनको कहते हैं प्राकृत नंबर, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर। अगर इन नेचुरल नंबर, लेकिन इनको अपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें एक नंबर नहीं है। इसलिए अगर प्राकृत संख्याओं में 0 और जोड़ दिया जाए, यानी 0 प्लस जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, तो ये कहलाती है पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। तो समझने के लिए अगर अपन समझे हैं तो प्राकृत संख्याएं यानी जो धनात्मक अंक है, उनमें अगर एक 0 और ऐड कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बनेगी। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक जितने भी पूर्णांक हैं उनको जोड़ दिया जाए तो पूर्णांक बन जाएंगे सारे। पूर्णांक में भिन्न ऐड कर दी जाए तो परिमेय संख्या बन जाएगी। और परिमेय संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं जोड़ दी जाए तो वास्तविक संख्याएं बन जाएगी। इसको हम एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर। ये आएंगी 1, 2, 3, 4 इस तरह, यानी कि वे संख्याएं या वे अंक जिनको हम दैनिक जीवन के अंदर भौतिक वस्तुओं को जो हमारे समक्ष वास्तव में या फिजिकली प्रेजेंट हो, उनको गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम इस्तेमाल करते हैं, उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4। क्योंकि कहीं भी अगर कोई तुम्हें गिनने में कहूं ये कितनी अंगुलियां हैं, तो निश्चित रूप से तुम गिनोगे यहां से, तो शुरू कहां से करोगे, 1 से करोगे, 0 से नहीं करोगे। तो ये जो प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4। इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। यानी इन प्राकृत संख्याएं जो पूरी नहीं है, इसमें एक संख्या कम पड़ रही है, वो है 0। अगर इसको इसमें 0 और रख दिया जाए तो ये हो जाएगी तुम्हारी पूर्ण संख्या या होल नंबर। अब लेते हैं हम पूर्णांक। अब पूर्णांक में क्या होगा, ये सारे अंक तो आ ही जाएंगे, 1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे अंक इसमें आ ही जाएंगे। साथ में इसमें जितने भी ऋणात्मक अंक है वो भी इसमें आ जाएंगे, यानी अनंत तक धनात्मक पूर्णांक, अनंत तक ऋणात्मक पूर्णांक और 0, ये तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे, पूर्णांक बनाएंगे। यानी हम पूर्ण संख्याओं का जो डिब्बा था उसमें ऋणात्मक संख्याएं और डाल दें तो वो डिब्बा किसका बन जाएगा, पूर्णांकों का बन जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि पूरी संख्याएं तो आ गई, तो जब हमको पूरी संख्याओं से डील करना होगा या पूरी संख्याओं में हिसाब करना होगा, कोई चीज पूरी है, तब इन संख्याओं से हमारा काम चल जाएगा। कैसे,
जैसे मैं अगर 4 रुपए किसी को दूं, 4 रुपए दो जनों के बीच, और मैं कहूं कि आधे आधे कर लो, 4 रुपए मैंने किसी को दिए दो जनों के बीच और कहा आधे आधे कर लो, तो उनके पास 2-2 रुपए आ जाएंगे। तो अब हिसाब यहां तो हो जाएगा। लेकिन 4 की जगह मैंने उनको कितने रुपए दे दिए, मान लिया 5 रुपए दे दिए, दो जनों को मैंने 5 रुपए दिया और कहा कि आधे आधे कर लो। अब उनके पास जो संख्या आएगी, जो उनका हिस्सा आएगा, वो पूरा पूरा नहीं आएगा, 2 रुपया और आधा रुपया आएगा, यानी 2.5 रुपए आएंगे, या 50 पैसे अपन कहते हैं बोलचाल की भाषा में। अगर पर एक्चुअल में उनके पास कितना आ रहा है, एक बच्चे के पास 2 रुपया और आधा रुपया, यानी अब उनका काम इन पूर्णांकों से नहीं चल रहा है, पूरे अंकों से काम नहीं चल रहा। उनके पास जो रुपए आएंगे वो आधे में आने, टुकड़े में आने लग गए, यानी 1 रुपए से छोटा हिस्सा आ रहा उनके हिस्से में एक। तो उन संख्याओं को जिनमें पूरे पूरे अंकों से काम नहीं चलता है, वहां हम जिन संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाती है भिन्ने। जो तो भिन्न अगर इनमें और जोड़ दी जाए तो ये बन जाएगी परिमेय संख्याएं। इसमें सारी संख्याएं आ जाएगी, 2, -2, 0, 1, ये तो सब आ ही जाएगी। इनके अलावा 1/2, 0.5, -0.5, ये सब इनमें आ जाएगी। सब हम पढ़ चुके हैं, वापस रिपीट कर रहे हैं हम इन चीजों को। तो अब इनको क्या है कि ये अनंत संख्याएं होती है, तो इनको इस तरह से समझाना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सी आएगी कौन सी छूटेगी। तो इनको एक 3 कंडीशन जो मैंने बताई तुमको, कौन कौन सी थी, पहली P/Q के रूप में लिखा जा सके, दूसरी P व Q पूर्णांक हो। अब हम पूर्णांक पढ़ चुके हैं कि यानी जो ऊपर वाली संख्या है, जैसे अगर P/Q के रूप में है तो ये संख्या और ये संख्या दोनों ही अंक कहां से आने चाहिए, इनमें से आने चाहिए। ये जो हम पढ़े हैं पूर्णांक, ये ऊपर की संख्या और ये नीचे वाली संख्या, यानी ऊपर का अंश और नीचे का हर, दोनों ही इनमें से ही आना चाहिए, तब जाकर के ये जो संख्या है वो क्या कहलाएगी, वो परिमेय संख्या कहलाएगी। तीसरा, Q ≠ 0 हो, यानी ये जो है वो 0 नहीं होना चाहिए इनमें से। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने चर्चा। अपरिमेय संख्याएं कौन सी हो जाएगी, एक तो ये √2, √3, यानी ऐसी संख्याएं जिनको बोलचाल में ये कह सकते हैं कि ऐसे संख्याएं जिनका रूट हम हटा नहीं सकते, या जो अपूर्ण वर्गमूल हो, यानी वर्गमूल, रूट का मतलब होता है वर्गमूल, रूट का मतलब वर्गमूल, तो अपूर्ण वर्गमूल। अगर इसका वर्गमूल पूर्ण होगा तो हम रूट हटा करके वो जो वर्गमूल वाली संख्या लिख देंगे। जैसे 4 का वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल अगर 2 है तो हम इसको हटा करके इसकी जगह 2 लिखेंगे, और 2 लिखते ही ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए इन संख्याओं के वर्गमूल पूर्ण संख्याओं में नहीं आते, इसलिए ये अपरिमेय संख्याओं में आएगी। और दूसरी कौन सी, जिनका प्रसार अनावृत्ति अशांत हो, यानी दशमलव के बाद अशांत तो हो ही, यानी रेगुलर आती तो जाए और साथ में कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं करे। इसका उदाहरण 1.1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, इस तरह से कुछ भी संख्या लिख सकते हो कि कोई पैटर्न नहीं बने, इस प्रकार का ध्यान हमको रखना है। अगर किसी संख्या में कोई निश्चित पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तो ये संख्या है जो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और ये सारी इसमें आ चुकी है परिमेय के अंदर। तो परिमेय प्लस अपरिमेय मिलकर के क्या बन जाएगी, ये तीनों ही जो संख्या है ये आ चुकी है आपके परिमेय के अंदर। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय ये दोनों मिलकर के बन जाएंगे रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम पूर्णांकों पर, वास्तविक संख्याओं पे और भिन्नों के ऊपर एक हम छोटे छोटे वीडियो बना के इनको और स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।